सुबह खैर, आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो। मैं हूं है नादिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, दिन का आगाज अच्छा हुआ होगा। और इसके साथ साथ हम आज वेलकम करेंगे, खुशामदीद करेंगे अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को जो आज शंघाई ताउन तंजीम के लिए इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आपको बताएं कि 9 वज़राए आज़म हैं और उसके साथ एक अव्वल नायब वज़ीर आज़म हैं, जिसके अलावा वज़ीर ख़ारजा भी हैं। ये तमाम मुअज़्ज़िज़ ओहदेदारान दीगर ममालिक से पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के लिए पहुँचे हैं और आज से इसका आगाज़ हो रहा है। 2 रोज़ा ये जो है इजलास होगा और आज 15 तारीख को और 16 तारीख को इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा। आज बहुत सी मुलाकातें होंगी, साइडलाइंस पर मुलाकातें होंगी। सारा दिन आप टीवी पर भी देखते रहेंगे, सोशल मीडिया पर भी देखते रहेंगे। खूबसूरत मनाजिर हमने भी आपको दिखाए, इस्लामाबाद के सारी तैयारियां दिखाई कल के रोज़ और आज ये इजलास होने जा रहा है। बहुत सी गहमा गहमी है। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सिफारती सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं और आज आपको ये भी बताते चलें कि आज है ना सिर्फ एक जानिब हमें सिफारती सरगर्मियाँ दिखाई दे रही हैं, दूसरी जानिब दूसरा टेस्ट भी स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन। उस मुतल्लिक हम बहुत पुरजोश हैं और सोचते हैं कि शायद ये मैच हम जीत पाएं। मैं नहीं हूँ। आप देखें, दूसरा टेस्ट है, 3 स्पिनर्स खेल रहे हैं जनाब, एक फास्ट बॉलर है, यानी पेस अटैक की सारी जिम्मेदारी आमिर जमाल के कंधों पर आ चुकी है। और चले देखते हैं, 9:30 बजे इसका टॉस होगा, फिर पता चलेगा कि आगे टीम्स क्या करती हैं, क्योंकि बेन स्टोक्स जो है वो वापस आ चुके हैं जी टीम की क़यादत करने के लिए अपनी। और 3 स्लो बॉलर्स हमारी टीम में शामिल होंगे। देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस सामने आती है। ऑलरेडी एक जो सर्जरी है वो हो चुकी है, सर्जरी के बाद की देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी होने जा रही है। जी आज के शो में बहुत कुछ है आपके लिए, बहुत सारे बड़े बड़े हीरोज़ हमने इनवाइट किए हैं, उनसे आपकी हमने मुलाकात करवानी है। इसके साथ साथ ख़वातीन के मैच पे भी थोड़ी सी बात हम कर लेंगे और इसके साथ साथ कुछ ना कुछ मौसम का अहवाल भी आप तक पहुँचाएँगे। आपके लिए अच्छी खबर है जिस पर अली हर रोज़ जो है वो जोर दे रहे थे। क्या अली आप खुद बताएं कि डेट एक्सटेंड हो गई है जी? टैक्स गोशवारे जमा कराने की कर दिए डेट एक बार। मैंने ऑल दो जमा करवा दिए थे 13 तारीख को ही, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मुझे पाकिस्तान से बाहर भी जाना है और मुझे पाकिस्तान में भी रहना है। सही है। इसलिए अब खुशखबरी ये है कि 31 अक्टूबर तक FBI ने अपने जो फाइल करने के लिए, फाइल रिटर्न करने के लिए तारीख को एक्सटेंड कर दिया है। आप कोशिश कीजिए अपने जल्दी फाइल कराइए, जल्द जमा करवाएं। और मेरा नहीं ख्याल कि इससे आगे होने वाला है, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि 31 अक्टूबर वो लास्ट डेट होती है जब इसके बाद इसको एक्सटेंड नहीं किया जाता है। जल्द से जल्द अपने टैक्स रिटर्न जमा करवाएं और टैक्स नेट में आए। जी हाँ बिल्कुल, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ ही जी कुछ सियासी गहमा गहमी भी कल देखने में आ रही थी, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज डी चौक में एहतजाज करने की कॉल दे चुकी थी, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने एक कंडीशन लगाई कि हमारी मुलाकात करवाई जाए बानी PTI से, और हम उस कंडीशन के अगर आप पूरा करते हैं तो फिर हम एहतजाज को मौखर कर देंगे। तो फिर बड़े ऐसे तरीके से इस पर बातचीत की गई और उनको हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी बाकायदा तौर पर कराई गई कि डॉक्टर्स की टीम जो है वो जाएगी और वो जो बानी PTI है उनको विजिट करेगी, उनका चेकअप करेगी। इस बुनियाद पर कल बैरिस्टर गौहर ने ऐलान किया अपने वीडियो पैगाम में। उन्होंने कहा कि जो एहतजाज की कॉल है उसको हम मौखर कर रहे हैं और अब एहतजाज नहीं होगा। जो बड़ा इवेंट है जो जिसकी तैयारी की जा रही थी, जिसका आगाज़ आज से हो रहा है पाकिस्तान में, बड़े पैमाने पर सिफारती सरगर्मियाँ जो शुरू हो रही हैं वो ऐसे तरीके से हो पाएगा। बड़े तवील अरसे बाद इस्लामाबाद में सिफारतकारी की बड़ी ज़्यादा गहमा गहमी देखने में आ रही है और आज से इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पर शंघाई ताउन तंजीम का जो सरबराही इजलास है वो होने जा रहा है। इस वक्त तमाम दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। बड़े ऑनर की बात है, पाकिस्तान 27 साल बाद इस बड़े इजलास की अब मेज़बानी करने जा रहा है। तमाम तैयारियाँ, सिक्योरिटी इंतजाम सब कुछ मुकम्मल है। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए वफाकी दारुल हुकूमत को कह लें कि दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। बरकी कुमकुमों से सजाया गया है, पौधों से सजाया गया है, कारपेट किया गया है रोड्स को। गैर मुल्की मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और बहुत सारे मेहमान आज भी आएंगे। चीन, रूस, ईरान, भारत, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान के सरबराहान और वफूद पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। और आपको ये भी बताएं कि सरकारी हुकाम ये बता रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 900 गैर मुल्की मेहमान शामिल हैं, मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं। दोस्त मुल्क चीनी वज़ीर आज़म 11 साल बाद पाकिस्तान आए हैं। उनकी आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया है। उन्हें नूर खान एयरबेस पर रेड कारपेट प्रोटोकॉल दिया गया है और 21 तोपों की सलामी पेश की गई है। बिल्कुल बाद अज़ां वज़ीर आज़म हाउस भी वो पहुँचे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और चीनी वज़ीर आज़म ने अपनी आमद पर पाकिस्तान के नाम अपने पैगाम में ये कहा है कि पाकिस्तान और चीन का हर मौसम में दोस्ती का ये नाता है और आहनी दोस्त हैं ये दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात दो तरफा रियासती ताल्लुकात के
उम्दा मिसाल बन चुके हैं और पाकिस्तान एक अहम तरक्की पजीर उभरती हुई मंडी और बड़ा मुस्लिम मुल्क है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर यह कहा है कि चीनी वज़ीर आज़म का दौरा दोनों ममालिक की दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम और वुसअत देगा। चीनी वज़ीर आज़म ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह किया और इस हवाले से मुनक्किदा तकरीब से भी खिताब किया। चीनी वज़ीर आज़म के दौरे के मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान अरबों डॉलर के MOUs पर भी दस्तखत हुए हैं और इस हवाले से मज़ीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक ख़ास गेस्ट मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं डॉक्टर जमील अहमद खान। उन्हीं से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। और आज तो बड़ी अच्छी नवीद हमारे सामने है SCO की, गालिबन उसके बारे में ही आप गुफ्तगू का आगाज करेंगे। जी बिल्कुल, और बताइएगा, पहले हम SCO पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले वजीर आजम जो चीनी वजीर आजम ली चियांग, उनका दौरे पाकिस्तान, उसके ऊपर बात करते हैं। कितनी अहमियत का हामिल है? आपको क्या लगता है कि उनके इस दौरे से क्या पैगाम गया है? जी, बायलैटरल रिलेशंस हमारे पाकिस्तान के और चाइना के तो वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। और उसके लिए यही एक जुमला काफ़ी है जो हमेशा से गर्दाना जाता है, और जुमला है कि पहाड़ों से ऊंची, समुद्रों से गहरी, स्टील से मजबूत और शहद से मीठी। तो हमारी तो शुरू से उनके साथ अच्छी रिलेशंस हैं। सिर्फ ये है कि कभी CPEC के हवाले से कुछ थोड़ी बहुत हचकोले आ गए थे पिछले दौर में, तो वो अभी हचकोले खत्म हो जाएंगे उनके इस आने से, बल्कि हो गए हैं। और आपने देख ही लिया कि जो गवादर एयरपोर्ट को जो ग्रांट की शक्ल में बनाया गया, पाकिस्तान को उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी और वो उसका इफ्तिताह भी हो गया। और गवादर एयरपोर्ट की एक अपनी अफादियत है। ये वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट की लैंडिंग का स्ट्रिप है और दुनिया के बहुत जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ इसको लेस किया गया है, इसको बनाया गया है। और इसकी अफादियत कनेक्टिविटी में बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया से भी कनेक्ट कर रहा है। और चीन ने पंजराब टॉप, जो हमारा बॉर्डर है चीन के साथ, उसके साथ ही तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर एक और ऐसा ही उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है, जो कनेक्टिविटी के लिहाज से गवादर हब के तौर पर इस्तेमाल होगा। मुख्तसरन बात यह है कि पाकिस्तान के इंटरनल ट्रेड में भी फायदा होगा, इसमें कोई तकरीबन 55% के करीब बढ़ सकता है। और उसके साथ साथ जो कनेक्टिविटी के लिहाज से पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स को भी इसमें फायदा होगा, इंपोर्टर्स को भी फायदा होगा। तो ये एक बहुत एक अच्छी पेशरफ्त है वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए। 1 मिलियन के करीब यहाँ पैसेंजर भी ऑपरेट होंगे एनुअली, और प्लस तकरीबन 3000 अफराद को जॉब मिल रही है। यानी इसका इफ्तिताह हो गया है, मतलब ये शुरू हो गया है। तो एक तो ये हो गया। और पायलट के लिहाज से कोई 17 के करीब MOU साइन हुए हैं मुख्तलिफ शोबाजात में। जी, मुख्तलिफ शोबाजात में। और अब असल और अच्छी बात और जो बड़ी मस्बत बात नजर आ रही है कि जो MOUs पहले भी साइन हुए हैं, उसके लिए इन्होंने एक मजीद कमेटी बना दी है, वर्किंग ग्रुप बना दिया है, और उन MOUs को एग्रीमेंट्स में ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। एक तो ये, दूसरा ये है कि फेज 2 का आगाज हो गया CPEC का, और फेज 2 के आगाज को एक मोमेंटम मिल गई इनके आने से। ली चोंग जो हमारे प्राइम मिनिस्टर चाइना के हैं, उनकी तो उस मोमेंटम की वजह से रफ्तार तेज हो जाएगी। और हम ये कहते रहे हैं पहले से, और सारे लोग कहते रहे हैं कि CPEC के सम्राट हमें मिलेंगे जब फेज 2 शुरू होगा। तो उसके सम्राट मिलने का टाइम आ गया है। अहले वतन हमारे जो हैं उनको बस थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो उनकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो ये तो चीन के साथ मुआहदे हुए और सारी चीज़ें, ये बहुत ही खुश आइंद है। इसके साथ साथ ये जो शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की सरबराही पाकिस्तान करने जा रहा है, इट्स एन ऑनर। दुनिया भर से वज़राए मुमलिकत पाकिस्तान आ रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस पर क्या कहेंगे? जी, ये मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है और पाकिस्तान को ये एजाज हासिल हुआ कि इसकी मेजबानी कर रहा है। और यहाँ हजारों की तादाद में मुबसरीन और फॉरनर्स इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जो बजाते खुद इस बात की गम्माजी करता है कि जो पहले एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, खासतौर पर हमारे ममालिक जिनसे हमारी राह रस्म ठीक नहीं है, मेरा इशारा इंडिया की तरफ है, तो वो कि ये पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है, पाकिस्तान की तरफ कोई नहीं आना चाहता है। और आप देखिए इस मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी में जब ये हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है शंघाई कोऑपरेशन और ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, तो इसमें तमाम के तमाम
जितने भी सरबराहान आए हैं और जो दूसरे दो ममालिक के सरबराहान की जगह यानी इंडिया और ईरान में जी हाँ, तो डॉक्टर साहब 9 साल बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी तो पाकिस्तान पहुंचे हैं और ये जो वफ्द आया है भारत से और कॉन्फ्रेंस जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पहले तो हमसाया ममालिक की जानिब से हमें बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन अब इस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान और भारत के जो सफारती ताल्लुकात हैं उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं? नहीं, जब तक ये मोदी गवर्नमेंट है उसमें सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण सामने नजर आई है और वो नजर आई है जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर के इलेक्शन पिछले दिनों में होकर और उसकी अनाउंसमेंट हुई है जिसमें कांग्रेस जीत गई है और कांग्रेस ने अपने मंशूर में शामिल कर लिया है कि वो जो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था इंडिया ने उसको दोबारा रिस्टोर कर देंगे। तो वो जब रिस्टोर हो जाती है तो पाकिस्तान की जो मखासमत जो थी सबसे बड़ी वो यही थी कि हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ ज्यादती हो रही थी, उनकी आइडेंटिटी को उनसे मुआहदे के मुख्तलिफ कर दिया गया था और साथ में अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों की खिलाफ वर्जी हो रही थी। अगर वो ठीक हो जाता है तो ये इस वक्त जो दौरा है वो इस किस्म के दौरे जाहिर है एक अच्छी वो इब्तिदा करते हैं आइंदा के लिए। ऑप्टिक्स इसके अच्छे होने चाहिए। दरअसल इंडिया का मसला हमेशा से ये रहा है कि जब भी वो SCO के इसमें आते हैं मीटिंग्स में तो वो इल्जामात और इल्जाम तराशी पर उतर आते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस दफा बदलती दुनिया में क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स से इंडिया पाकिस्तान वज़ीर ख़ारजा तो फिर होपफुली ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर साहब हम ये भी देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो है ये इजलास कामयाब रहे, इसके अहदाफ जो हैं मकासद पूरे करने में तमाम ममालिक इत्तेहाद का मुजाहरा करें। अभी हम देखते हैं कि जहां 9 वज़राए आज़म यहाँ मौजूद हैं, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है, ये इजलास आपको क्या लगता है दीगर इत्तेहाद जो नेटो के और यूरोपीय यूनियंस के G7 है, G20 है, ऐसे इत्तेहाद जो कुछ मईशत की बुनियाद पर हैं, कुछ सिक्योरिटी की बुनियाद पर हैं, शंघाई कोऑपरेशन आपको किस बुनियाद पर बुनियादी तौर पर लगता है? इस बात से मेरे आप अपने नाज़रीन को मेरा ख्याल है बहुत अच्छी एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए EU और SCO को अगर आप कंपेयर करें तो उसमें EU का मकसद उसमें है कि वो टोटल मईशत पर है, जबकि SCO का मकसद है कि मईशत, सिक्योरिटी, एंटी नारकोटिक्स, कल्चर और उसके अलावा दीगर और मुख्तलिफ शोबाजात हैं। तो EU का उन्होंने हार्मोनाइज करना है, पॉलिसी एक बनानी है, कस्टम यूनियन के तहत कस्टम खत्म कर देना है। SCO में क्योंकि बाकी बहुत सारी अमूर हैं इस लिहाज से उन अमूर पर काफी गौर व खौस किया जाता है। तो एक तो ये इसमें मुख्तलिफ बात है। दूसरा ये है कि SCO के जो मेंबरान हैं उनकी टोटल इकोनॉमी तकरीबन 24.4 ट्रिलियन के मुताबिक उससे ज्यादा है और ये 40% दुनिया की आबादी पर मुहित है और ये 32% GDP इसका कवर करती है। दुनिया की 4 न्यूक्लियर ताकतें इसमें शामिल हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसकी अफादियत और अहमियत क्योंकि ग्लोबल वेस्ट से ग्लोबल ईस्ट की तरफ अभी ड्रिफ्ट होना शुरू हो गई है और उसके सबब इसकी अहमियत बढ़ती जा रही है। नेटो का जहां तक ताल्लुक है, नेटो फकत और फकत अस्करी अलायंस है, यानी कि डिफेंस अलायंस है और जिसमें आर्टिकल 51 अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का आर्टिकल 51 के तहत उसको बनाया गया था और उसमें यह है कि अगर एक मुल्क पर हमला होता है तो नेटो के जो चार्टर है उसके आर्टिकल 17 के मुताबिक अगर एक मुल्क पर हमला होता है तो तमाम मुल्क पर हमला समझा जाता है। जबकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में पीस एंड सिक्योरिटी की बात की गई है जो आगे जाके मैं अपना तज्जिया दे सकता हूँ कि जो दुनिया के हालात तब्दील हो रहे हैं बतदरीज, खास तौर पर जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पर, तो उन हालात के सबब आगे जाके शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मजबूर हो जाएगा ये सोचने पर कि वो भी अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत अपनी अस्करी क़ुव्वत को इसी लिहाज से मिन्हा करें ताकि दूसरे इलाके के यानी कि जो ग्लोबल वेस्ट के लोग हैं या कंट्रीज हैं या जो यूनिपोलर से के कंट्री हैं वो कहीं मल्टीपोलर कंट्रीज पर हमला या उनकी तरफ मैली आंख से ना देख सके। ये आगे जाके मैंने फ्यूचरिस्टिक बात की है और जो SCO बनाई गई है वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और के चैप्टर 8 के तहत बनाई गई है, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, जैसे अफ्रीकन यूनियन हो गया,
जैसे गल्फ कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो सर इसके साथ साथ जिस तरह से कल भी बात यही हो रही थी, ताउला तार साहब भी ये कह रहे थे कि अब ख्वाहिश यही है कि G20 जो है उसका इजलास भी पाकिस्तान में कराया जाए, तो शंघाई ताउन तंजीम की इस तरह से सरबराही करने से, होस्ट करने से पाकिस्तान को किस हद तक फ़ायदा मिल सकता है, और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं इसके बाद ब्रिक्स की रुकनीत भी जो है वो पाकिस्तान को मिल जाएगी, क्योंकि 22 अक्टूबर से ब्रिक्स का इजलास भी रूस में होने जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान ने अप्लाई किया हुआ है उसके लिए। ये देखें, जितने भी मल्टीलैटरल फोरम है और खास तौर पर ब्रिक्स की भी, अगर आप ब्रिक्स की भी बात करते हैं, G20 की भी बात करते हैं, तो उसकी जब भी पाकिस्तान की उसकी किसी लिहाज से भी अगर वो लिंक बनता है, चाहे वो मेंबरशिप के जरिए, चाहे ऑब्जर्वर के जरिए, चाहे उसको होस्ट करने के जरिए, तो कोई भी मुल्क हो, तो मल्टीलैटरलिज्म के तरफ जो मुल्क ज्यादा अपना इनिशिएटिव लेता है उसकी इमेज में बड़ा फर्क पड़ता है। उसको दूसरे मफादात जो होती हैं कि जितने भी बाय प्रोडक्ट हैं मल्टीलैटरल फोरम के, वो जो मल्टीलैटरल फोरम के जितने भी बाय प्रोडक्ट हैं वो बायलैटरल रिलेशंस में तब्दील हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी एक एम्बेडेड फीचर है उसके में कि उसमें आपस में भी जो बायलैटरल रिलेशंस हैं कंट्रीज के, उसको बढ़ाया जाए। इसी तरह ब्रिक्स, इसी तरह G20, इसी तरह आसियान, तो इन तमाम के मफादात और जो कंट्री होस्ट इसको करता है, क्योंकि उसके इमेज में फर्क पड़ता है, इमेज बढ़ता है। तो जो आप देख लें कि पाकिस्तान में कल तक सिक्योरिटी एडवाइजरीज मुख्तलिफ कंट्रीज की ये थी कि पाकिस्तान में नहीं आओ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी हाई है और उसको इंश्योरेंस कवर नहीं करेगा, और मुख्तलिफ मुल्क ममालिक की मुख्तलिफ सिक्योरिटी एडवाइजरी थी पाकिस्तान आने के लिए। लेकिन इस मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म के बाद आप देखेंगे कि वो सिक्योरिटी के जो एडवाइजरी मुख्तलिफ मुल्कों ने दिए हैं, जो उनका हक है, वो आहिस्ता आहिस्ता मदम होना शुरू हो जाएंगे या ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। लोगों की रेल पेल आने की, विजिटर्स की बढ़ना शुरू हो जाएगी। सिर्फ वतन अजीज के हमारे जो अकाबरीन हैं उनको अब एक पे चीज पर तवज्जो देनी होगी, और वो है सिक्योरिटी को अपने मजबूत रखना होगा। अगर सिक्योरिटी को मजबूत न रखा तो ये मामला फिर हमारे हाथ से स्लिप हो सकता है। और हमें बहुत शुक्रिया इस हवाले से आपने एक पूरा खाका खींच दिया है और तफसीली तौर पर गुफ्तगू करते हुए इस SCO इजलास की अहमियत पर भी जोर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि SCO जिस तरह से मुतहरिक अभी नज़र आ रहा है, OIC भी उसी तरह से मुतहरिक हो और अपने अहदाफ को तेज़ी से अचीव करे। अभी आपको बताते चले कि SCO इजलास में शिरकत के लिए गैर मुल्की सरबराहान आज इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। चीनी वज़ीर आज़म गुज़िश्ता रोज़ से इस्लामाबाद में मौजूद हैं और 6 ममालिक के वज़ीर आज़म और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आज वफूद के एजाज़ में इशाइया दिया जाएगा और SCO समिट का बाकायदा आगाज़ अक्टूबर को जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में होगा। 16 अक्टूबर को तमाम गैर मुल्की सरबराहान और वफूद जिन्ना कन्वेंशन सेंटर पहुँचेंगे। SCO समिट का बाकायदा आगाज़ 16 अक्टूबर को जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में होगा। हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम खालिद महमूद, क्या अपडेट्स हैं? कौन कौन से वफूद पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और कौन से आज पहुँचेंगे? जी देखिए, जैसे कि आप पहले डिस्कशन कर रहे थे कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है होस्ट कंट्री है और 6 ममालिक के वज़ीर आज़म जो है वो आज पाकिस्तान आ रहे हैं, जबकि चीनी वज़ीर आज़म कल से इस्लामाबाद में मौजूद हैं। ये इस बात की गुमाजी करते हैं कि 7 वज़ीर आज़म एक वक्त में पाकिस्तान में मौजूद हैं और ये हमारी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, हमारी सफारती सतह पर कामयाबी है। चाइना के बहुत सारे खदशात थे सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन आप देखेंगे चाइना के वज़ीर आज़म 4 रोज पाकिस्तान में क़याम करेंगे। इससे जाहिर होता है कि ये बॉन्ड कितने मजबूत हैं, ये रिलेशन कितने मजबूत हैं। आज जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान आएंगे उनमें 6 जो हैं वो बाकायदा तौर पर रुकन हैं SCO के, जबकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर वो भी आज शाम को पहुंचेंगे और वज़ीर आज़म ने इनके एजाज़ में जो है शाइये का एहतमाम किया है। बाज़ाब्ता तो कल जो है वो सरबराही कॉन्फ्रेंस शुरू होगी जिसमें वज़ीर आज़म जो है इब्तिदाई कलमात जो है वो करेंगे और उसके बाद तमाम जो सरबराहान इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं वो भी खिताब करेंगे और तकरीबन 12 के करीब जो सरबराहान मुमलकत हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में खिताब करेंगे और उसके बाद एजेंडा आइटम भी तैयार किया जाएगा, उसका अलामिया तैयार किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान और इन रुकन ममालिक के दरमियान जो डेवलपमेंट हो रही है उसके हवाले से भी एक मुश्तरका अलामिया जो है वो जारी किया जाएगा। इफ्तिताही सेशन का आगाज कब तक होगा? क्या आज होगा इफ्तिताही सेशन का आगाज?
जी देखिए, ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है। ये आज भी कॉन्फ्रेंस है, कल भी है। कल क्योंकि सरबराहान की कॉन्फ्रेंस है, आज टेक्निकल की सतह की कॉन्फ्रेंस है जिसमें वफूद भी आज शिरकत कर रहे हैं। एजेंडा आइटम तय किया जा रहा है। रुकन ममालिक जो आपस में एक दूसरे के साथ तजारत करते हैं, मईशत के हवाले से एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं, वो आज एजेंडा आइटम में शामिल है। कन्वेंशन सेंटर में ये 10 बजे इजलास जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें टेक्निकल लोग शामिल होंगे। उसके वफूद जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। उनके वज़रा जो साथ वफद के आए हुए हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। ऑलरेडी जो पहले ही एडवांस के तौर पर यहाँ पे उनके डेलीगेशन आए थे, वो आज टेक्निकल सतह पे आज कन्वेंशन सेंटर में मुज़ाकरात करेंगे। और उसके बाद जो मेन कॉन्फ्रेंस है, जो सरबराही कॉन्फ्रेंस है, उसका एजेंडा तय किया जाएगा और उसके जो मौजू है वो तय किया जाएगा, उसके जो तजीहात हैं वो तय की जाएंगी। सब रुकन ममालिक मिलकर इसका फैसला करेंगे कि आज की जो सरबराही कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान में होने जा रही है, इसका फ्यूचर क्या है, इसका एजेंडा क्या है, किन किन इशूज़ पर रुकन ममालिक ने आपस में एक दूसरे के साथ तावन करना है। लेकिन बेसिकली जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो यही है कि तजारत को फ़रोग़ दिया जाए, हमारी इकानमी को बेहतर किया जाए। पाकिस्तान का फोकस यही है। लेकिन कॉन्फ्रेंस का मौजू था वो भी इकानमी है, लेकिन पाकिस्तान ने इसको तरजीहात की बुनियाद पर रखा है कि रुकन ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के साथ तावन करें, तजारत करें एक दूसरे के साथ, ताकि ये जो इलाके की पसमानदगी है वो दूर हो सके। रुकन ममालिक जो मईशत से पसमानदा हैं उनकी बेहतरी हो सके। खालिद, आज बताइएगा कि ये जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी हैं हमारे यहाँ जो आ रहे हैं, दीगर वज़राए आज़म सरबराह मुमलिकत हैं, उसके अलावा जो वज़ीर ख़ारजा हैं, भारतीय वज़ीर ख़ारजा, क्या स्केड्यूल्स हैं इनके आने के? आज कब तक पहुँचेंगे पाकिस्तान? ये देखें जी, इनकी टाइमिंग जो है वो, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी इशू है, उनकी टाइमिंग का इशू है। लेकिन तमाम जो सरबराहान इसमें शिरकत करने के लिए आ रहे हैं, 6 तो वज़ीर आज़म हैं, वो आज 5 बजे से पहले इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। जयशंकर जो हैं वो भारतीय वज़ीर ख़ारजा, वो 6 साढ़े 6 बजे के करीब इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जबकि रशियन जो प्राइम मिनिस्टर है वो सबसे आखिर में आएंगे, वो रात के इस्लामाबाद में पहुंचेंगे क्योंकि उनका शेड्यूल थोड़ा सा तवील है। लेकिन जो तमाम सरबराहान हैं वो आज इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। इसीलिए वज़ीर आज़म ने आज उनके एजाज़ में शाइया भी रखा है ताकि सब लोग यहाँ मौजूद होंगे, तो उनको शाइया में शिरकत दावत दी गई है। हमारी फेडरल कैबिनेट उसमें शामिल होगी, हमारे जो अस्करी क़यादत है वो भी उस शाइया में शरीक होगी। लिहाजा ये एक मिल बैठने का बहुत अच्छा एक मौका है कि तमाम अस्करी, सियासी और इंटरनेशनल क़यादत सब एक जगह पर मौजूद है और उनका मौजू सिर्फ यही है कि एक दूसरे मुल्क की मदद करें, एक दूसरे के साथ तजारत करें, एक दूसरे की खुशहाली के लिए कोशिश करें। लिहाजा ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा फोरम मिला, रुकन ममालिक जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद। पाकिस्तान जो है शंघाई ताउन तंजीम की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, इंतजामात मुकम्मल है और SCO इजलास में शिरकत के लिए जो गैर मुल्की सरबराहान है आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सिलसिला शुरू हो चुका है। चीनी वज़ीर आज़म ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद है। इस हवाले से जूं अपडेट्स आती रहेंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आपने कहीं जाना। वेलकम बैक। हिना, सर्दी बढ़ती जा रही है और सर्दी के बढ़ने के बाद बर्फबारी के इम्कानात भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं पहाड़ी इलाकों में खास तौर पर। अभी सर्दी कहाँ है? अभी सर्दी नहीं है, हमें तो सर्दी लगने लगी है। 10 साल कराची में रहने के बाद अब लाहौर की सर्दी लगने लगी है। लेकिन आपको पता है असल सर्दी तो पहाड़ों पर होती है और ये कोपेमा हमारे हीरोज जो इनको सर करने के लिए निकलते हैं, क्या बात है इनकी। पाकिस्तान के नौजवान हैं कोपेमा शेरोज काशिफ, जिन्होंने 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करके दूसरे पाकिस्तानी और कम उम्र पाकिस्तानी कोपेमा का एजाज़ अपने नाम कर लिया। और 22 साल शहरोज़ काशिफ ने 8000 सर करने का सफ़र साल 2019 में शुरू किया था। सिर्फ 17 साल की उम्र में ब्रॉड पीक को सर किया और ये शहरोज़ काशिफ की आलमी सतह पर शोहरत का बाइस बनी। और फिर साल 2021 में माउंट एवरेस्ट, मनासलो, केटो की चोटियाँ सर की। जबकि 2022 में शहरोज़ काशिफ ने कंचनजुंगा, लोट से मकालो, नागा पर्वत, गेशर बरम 1, गेशर बरम 2 की चोटियों पर पहुंचकर अपनी महारत का मुजाहरा किया। और गुज़िश्ता साल उन्होंने अन्नपूर्णा, ओलागैरी और चवाइयों की चोटियों को सर किया है। ये कारनामा शेरोज़ काशिफ ने गुज़िश्ता साल ही सरअंजाम दे देना था, मगर शेषापंगमा पर एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से एवलांच और कोपेमाओं की हलाकत के बायस चीन ने कोपेमाओं को मुहिमात से रोक दिया था और शहरोज़ इससे महरूम रह गए थे। वगरना ये दुनिया के कम उम्र तरीन कोपेमा होते और उसका रिकॉर्ड बना लेते। मजीद शहरोज़ काशिफ से बात। जी हाँ, वी हैव और ब्रॉड बॉय माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के हीरो शहरोज़ काशिफ एक्सक्लूसिवली हमारे साथ एक्सप्रेसो पे मौजूद है। जब भी कोई इस तरह से ये मुहिम करते हैं सबसे पहले हम इनको मदू करते हैं और इनकी ये कह लें कि अच्छी चीज़ें हमारे पास सबसे पहले आते हैं। शहरोज़ अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
अस्सलाम वालेकुम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, थोड़ा थका हुआ हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। प्लेजर। अच्छा शहरोज, सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो, आपकी थकावट बनती है जो आप कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। दूसरे पाकिस्तानी माशाल्लाह से बन गए हैं जिन्होंने दुनिया की 8000 मीटर से बुलंद चोटियां सर कर ली हैं, और 11 साल के बच्चे का एक शौक जो है उसको पैदा हुआ, और फिर 2019 में उसे पहली चोटी और फिर 2024 में तमाम चोटियां सर कर ली। कैसा रहा ये सफ़र? ये सफर ऐसा लगता है कि कल की बात है, बिकॉज टाइम फ्लाइज पता नहीं लगता। और मतलब मैं आज भी वही मंजर याद करता हूँ जब व्हेन आई वाज 11 years old और मैं अपने वालिद को फोर्स कर रहा था कि व्हाट्स अप देयर, आई वांट टू गो अप ऑन द माउंटेन, ये वो। तो एंड नाउ यू नो कि I'm one of the few people in the world जिसने 14 peaks की हुई हैं। So it's a journey, it's really a journey। लेकिन इस जर्नी से एक चीज पता लग गई है कि यार अनबिलीवेबल नहीं है, इट इज बिलीवेबल। बिल्कुल। अच्छा तो ये बताएं कि ये चोटी आपने गुज़िश्ता साल सर करनी थी मगर पहाड़ पर एक हादसा हुआ था, इसकी वजह से नहीं कर पाए। आप उस मकाम पर जाकर कुछ जहन में ख्याल आया कि गुज़िश्ता साल के मनाजिर दोबारा आपके जहन से गुजरे कि ऐसा जो है दोबारा कहीं ना हो जाए, ऐसी कोई सूरत हाल से दोबारा दो चार ना हो जाए? नहीं देखिए, हमने तो कफन सर पे बांधे होते हैं ना, हमारे तो इस चीज का कोई वो नहीं होता है, कोई श्योरिटी नहीं होती है। आज है तो कल नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ गेम ऑफ डाइस। तो बच गए तो बच गए, पकड़ में आ गए तो मान में रखे, बचेंगे और इंशाल्लाह मजीद चोटियां भी सर करेंगे, मजीद रिकॉर्ड भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा शहरोज, मेरे से किसी कोई चोटियों की तवक्को ना रखिए आप। आपने एक्सपेक्टेशंस को ना मजीद बढ़ा दिया है, क्योंकि एक तो दुनिया के कम उम्र तरीन कोपेमा होने का रिकॉर्ड आपने बना लिया है, दूसरा माउंट एवरेस्ट को आपने सर किया, और फिर उसके बाद 23 दिनों में ही आपने 8000 मीटर से बुलंद 3 चोटियां भी सर कर ली थी। तो फिर उस वक्त ये मुमकिन हो पाया था, तो आगे भी होगा, बिल्कुल हमें उम्मीद है। कैसे दुनिया में 8000 की 14 चोटियां हैं, मैं 14 कर चुका हूँ। अब मेरा काम है बेस कैंप पे बैठना, सुकून से लोगों को मेंटोर करना। अच्छा आपने डिसाइड कर लिया कि अब आपने मेंटोर करना है, आपने अब कोई चोटी सर नहीं करनी। तो हम ये सोचे कि आपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। जी, और मेरा ऑपरेशन भी है इसके बाद, तो इस वजह से फिर यू नो कि उसके बाद बहुत सारी डिफिकल्टीज आ जाएंगी। ओके। अच्छा शहरोज, ये बताएं कि अभी 14 चोटियां आप सर कर चुके हैं बुलंद तरीन, कौन सी ऐसी चोटी है जिसका नज़ारा जो है वो आप भूल नहीं पाए, या कुछ ऐसी चीज जो दिल को छू जाने वाला नज़ारा हो, जो आपका दिल चाहे कि मैं दोबारा भी वहीं वापस जाऊं? देखिए, जब आप बेस कैंप से ऊपर 8000 को क्लाइम करना शुरू करते हैं ना, उसके बाद कोई नज़ारा आपके जहन में याद नहीं। मुझे आज तक कभी याद नहीं है कोई भी नज़ारा। मैं अभी शीशा बंगमा से आया हूँ, तकरीबन 2-3 दिन भी नहीं हुए होंगे, मुझे एक भी नज़ारा अपने जहन में याद नहीं है। अच्छा तो ऐसा क्यों होता है? क्या मोनोटनी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि ये नज़ारे या एक जैसे दिखाई देते हैं, या डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि आप कौन सी चोटी पर खड़े हैं? नहीं, आप ऊपर, आपकी बॉडी तो हाफ डेड होती है ना, आप अनकॉन्शियस होते हैं ना, तो इस वजह से इतनी मेमोरी नहीं रहती आपकी वहां पे। अच्छा तो शहरोज, ये शीशा पंगमा का अभी एडवेंचर कैसा था, कितना ज्यादा चैलेंजिंग था? इसका चैलेंजिंग सबसे ज्यादा तो होता है, सबसे पहली बात है वो करना, परमिट मिलना। और माशाल्लाह से पाकिस्तानी पासपोर्ट अगर आपके पास हो तो आपको हर जगह पे मुश्किलात तो आनी ही आनी है। तो ये काफी चैलेंजिंग था मेरे लिए। पहले परमिट्स वगैरह नहीं मिल रहे थे। जब मेरी सारी टीम के वीजे आ गए तो उन्होंने कहा इसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, मुझे और डिले किया उन्होंने। फिर मैं अपनी टीम से लेट हो गया। उसके बाद 5-6 दिन बाद मैं अपनी टीम से पहुंचा बेस कैंप के ऊपर। बेस कैंप पे पहुंचे तो बर्फ बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी बर्फ के मतलब 2-3 मीटर बर्फ पड़ी भी है। तो इट वाज रियली हार्ड दिस टाइम। अच्छा शहरोज, ये बताइएगा कि आपको क्या इस बात का दुख है कि आप पाकिस्तानी तो कम उम्र तरीन बन गए लेकिन दुनिया में वो रिकॉर्ड शायद नहीं बना सके? नहीं, मुझे इस चीज में कोई दुख नहीं है। जब मेरा टाइम था बनने का, तब अल्लाह ने मेरे लिए डिसाइड किया कि मेरे लिए रुकना बेहतर है, मेरे लिए रुकना ही बेहतर है। ओके, तो अभी आप बेस कैंप, अभी कोई ऐसा वाकया हुआ है जिसकी वजह से आपने सोचा कि नहीं अब मजीद कोपेमाई नहीं करनी? नहीं, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 100% सक्सेस हुआ। बस ये है कि
अब क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है अपनी जानें गंवाते हुए, और मतलब मेरी 14 पीक्स हो गई हैं, ठीक है। अब मैं अगर और क्लाइंब करूंगा तो ये अननेसेसरी रिस्क हो जाएगा मेरे लिए, और मतलब आई वांट अ हेल्दी सेफ लाइफ। मेरा अभी सर्जरी भी है मेरी मेरी L5S1 डिस्क का, आपको पता है कि काफी मसला है। मेरी एक टांग जो है वो पैरालिसिस की तरफ जा रही है दोबारा से, तो उसके बाद फिर अपनी सर्जरी करवाऊंगा। और अच्छा, बिल्कुल आपका राइट डिसीजन है, अपनी हेल्थ पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये जो अंदर मैंने सुना है कि जो एक बार चले जाते हैं पहाड़ों पर इतना ऊपर तक, उनके अंदर की एक जो तड़प होती है वो नहीं खत्म होती कभी भी। आप बताएं कि ओवरऑल हमने तो देखा माशाल्लाह से आपको बहुत ज़्यादा फैमिली सपोर्ट मिली, आपके फादर हर स्टेप पर आपके साथ है, बल्कि जिस दिन आपने ये शीशा पंगमा सर किया उस दिन हम एक्सक्लूसिवली उन्होंने हमसे भी बात की थी एक्सप्रेसो में, और वो इंतहाई खुश थे आपके अचीवमेंट के ऊपर। तो फैमिली सपोर्ट किस हद तक ज़रूरी होती है, खास तौर पर इस तरह का काम जिस तरह से आप कह रहे थे कि हमने तो सर पर कफन बांधा होता है, हमें नहीं पता कि हम वापस आएंगे भी एक्सपीडिशन से या नहीं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हर चीज के अंदर सपोर्ट बहुत जरूरी होती है, मेंटल और फिजिकल बोथ सपोर्ट बहुत जरूरी है। और मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी अम्मा, मेरे अब्बा, भाई बहन सब बड़े सपोर्ट, तो यू नो के बड़ा हेल्प किया है इस चीज में। अच्छा, तो शेरोज, अगर आप कोपेमाई नहीं करेंगे तो फिर आपका क्या करने का प्लान है? बिकॉज यू स्टिल हैव अ लॉन्ग जर्नी अहेड ऑफ यू। मेरा बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस पे फोकस करूंगा। अच्छा शेरोज, जो फैंस हैं आपके बेतहाशा, जो हर वक्त वेट कर रहे होते हैं कि शेरोज ने अब कौन सी चोटी सर की है, अब शेरोज ने कहां पर परचम लहराया पाकिस्तान का, वो क्या इंतजार करें, उनके लिए क्या है? उनके लिए यही है कि मतलब 14 मेरी खत्म हो गई है, उन्होंने मेरी जर्नी में बहुत सपोर्ट किया मुझे साथ में। और यू नो कि आप हमेशा, हर बंदा अपने फैंस की वजह से ही होता है, बिकॉज वो आपको बनाने वाले होते हैं। ऑफ कोर्स अल्लाह के बाद सब चीज़ तो अल्लाह ही करता है, लेकिन उसके बाद आपके फैंस होते हैं जो आपको बनाते हैं कौमी सतह पर और आपको वैल्यू देते हैं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने फैंस का, इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया। और यू नो बड़ा एक मोराल बंदे का ही होता है कि यार अगर एक बंदा जा रहा है तो यार मेरे साथ ये लोग तो हैं, एटलीस्ट खड़े। शेरोज, बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने का, कॉन्ग्रेचुलेशंस एक बार फिर से, आपने अपनी मंजिल पा ली है। और हम आगे के लिए भी उम्मीद करते हैं कि आपके जो भी मकासद हैं इंशाल्लाह पूरे होंगे और आप मजीद आगे लेकर बढ़ेंगे उन लोगों को भी जो अब कोपेमाई इख्तियार कर रहे हैं और जाना चाहते हैं इन्हीं पहाड़ों पर, और इनको दरियाफ्त तो खैर नहीं, इनको एक्सप्लोर करना, इनको सर करना चाह रहे हैं। तो हम आपको मुबारकबाद एक बार फिर देते हैं। शेरोज काशिफ हमारे साथ एक्सक्लूसिवली मौजूद थे। शेरोज जब भी किसी बड़े एक्सपीडिशन से वापस आते हैं हमेशा हमारे पास आते हैं, हमसे गुफ्तगू करते हैं, और हम शेरोज के शुक्रगुजार हैं इसलिए बात करने के लिए। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, कुछ ही देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। सर जी, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देही खवातीन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, और इस दिन को मनाने का मकसद देही खवातीन की खिदमत का एतराफ़ करना है। और हर साल एक थीम होता है, और इस साल जो थीम है वो है रूरल विमेन सस्टेनिंग नेचर फॉर आवर कलेक्टिव फ्यूचर। हमारे मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए हमारी इन खवातीन के किरदार को आज मनाया जा रहा है। देही खवातीन का आलमी दिन है, पहली मरतबा 15 अक्टूबर 2008 को मनाया गया था, और अक़वाम मुत्तहिदा की एक करारदाद की मंजूरी से 2007 में इस दिन की मंजूरी दी गई थी। और एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 1.5 अरब से ज़ायद देही खवातीन शोबा ज़राअत से वाबस्ता हैं, और 50% खुराक की पैदावार का इन्हिसार इन्हीं देही खवातीन पर है। पाकिस्तान में आबादी का निस्फ खवातीन पर ही मुश्तमिल है, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद शोबा ज़राअत से मुंसलिक है। खवातीन घर का काम भी करती हैं, खेतों में मजदूरी भी करती हैं, लेकिन उन्हें उनके हुकूक नहीं दिए जाते। मर्द और खवातीन मजदूरों में भी अगर देखा जाए तो औरत को मुआवजा कम मिलता है, काम एक सा होता है, काम के औकात एक से होते हैं, मगर कम मुआवजा उनका रिवाज है। देहात में दौरान ज़िज की अगर बात करें तो खवातीन की शराय बहुत ज़्यादा है, वहाँ सेहत की सहूलियात नापैद हैं। है तो ये 2024, दुनिया तरक्की भी बहुत कर चुकी है, लेकिन सेहत के शोबे में इनकलाब आ चुका है। अफसोस की बात यह है कि आज भी देहात की जो खवातीन हैं उनके लिए इलाज मुआवजे की जो सहूलियात हैं वो शहरों की निस्बत कम है, कई जगहों पर तो बिल्कुल हैं भी नहीं। दही खवातीन को तरक्की के धारे में लाने से मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा, और अगर इसी तरह से काम हो, जो कि नहीं हो रहा है फ़िलहाल दही खवातीन के लिए, उनके हुकूक जो है उन पर काम नहीं हो रहा, जिस तरह से उजरत की बात की उस पर काम नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ें मुश्तरका फैक्टर्स हैं जो मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। अगर ये सब फैक्टर्स जो इनको क्लियर किया जाए, इन रुकावटों को दूर किया जाए, तो मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामजन जरूर हो जाएगा। इसके साथ ही एक्सप्रेसो में हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पर, आपको कुछ ही देर में ज्वाइन करते हैं।
दूसरे हिस्से में खुशामदीद टॉप ऑफ द आवर अपना सेगमेंट शामिल करेंगे माइंड मैटर्स, जिसमें डॉक्टर कमल खालिद आज भी बात कर रही हैं मलिका नूर जहां पर और बता रही हैं कि मलिका नूर जहां अपनी बेटी की शादी अंधे शहजादे के साथ क्यों करना चाहती थी। आइए जानते हैं। मैं हूं डॉक्टर कमल खालिद और आजकल हम बात कर रहे हैं महरुन्निसा नूर महल नूर जहां की, जिसपे कि मैंने सोचा था कि मैं एक ही प्रोग्राम करूंगी, लेकिन अब आप ये देखिए कि जब मैंने उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी शुरू की है तो आज ये तीसरा प्रोग्राम हो गया। मुझे लगता है मैं चौथे प्रोग्राम तक भी शायद चली जाऊं, क्योंकि इस खातून का एक इतना बड़ा औरा और रोल है हमारी तारीख के अंदर। और जैसे कि बात हुई थी कि नूर जहां की शादी जो है जहांगीर के साथ 1611 में होती है। उस वक़्त नूर जहां की उम्र 34 साल थी। शी वॉज 34 years old एंड शी वॉज अ विडो विद अ डॉटर एंड जहांगीर एक्सेप्टेड हर। और जब वो उसके महल में आती है तो महरुन्निसा से नूर महल बन जाती हैं और 1616 में इनको नूर जहां का खिताब मिल जाता है। अब ये खातून जो है बहुत इंटेलिजेंट है एंड शी बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ डिप्लोमेट्स। इसके बाप, भाई, दादा, दादी, एवरीबडी और वालदा, इनका बड़ा अहम रोल रहा था सियासत में, पहले ईरान की और उसके बाद हिंदुस्तान की। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी तो ट्रेनिंग ही इस नहज पे हुई थी। इसी ट्रेनिंग को ये लेके आगे बढ़ती हैं। तो जहांगीर के दरबार में इनका वक्त के साथ साथ असर और रसूख बढ़ता चला जाता है और इनकी जो इंटेलिजेंस है, जो विजडम है, उसका जहांगीर बड़ा मोतरफ है। ना सिर्फ इनके बल्कि इनकी वालदा इस्मत बेगम के हवाले से भी जहांगीर के बड़े शानदार ख्यालात हैं। और जब इस्मत बेगम की 1622 में डेथ होती है तो जहांगीर ने बड़े दुख का इजहार किया था कि मैंने एक बहुत अच्छी काउंसलर को खो दिया। और ये वो बात कर रहे हैं अपनी सास, अपनी खुशदामन के बारे में। तो आप सोचिए कि नूर जहां जो है वो कितनी इफ़ेक्टिव होंगी। और इसी इफ़ेक्टिवनेस का हमें ये पता चलता है कि जो मुगलिया हुकूमत की इंपीरियल मोहर, शाही मोहर, इंपीरियल सील, वो इसको नूर जहां को दे दी जाती है। इसके साथ साथ नूर जहां जो है अपने नाम का एक सिक्का भी जो है वो इशू करती हैं और ये जो सिल्वर कॉइन जो है वो इशू किया जाता है, विच इज़ अ रेयरिटी। ये बहुत रेयर था हिंदुस्तान में कि किसी खातून के नाम का जो है वो सिक्का इशू किया जाता था। नूर जहां एक बहुत अच्छी घुड़सवार थी, बहुत अच्छी वॉरियर थी, शिकार बड़ा शानदार करती थी और ये बादशाह के साथ तमाम मुहिम्मात में शामिल होती थी। ये जो तरीक़ाकार था ये सिर्फ नूर जहां ही नहीं करती थी, बल्कि बहुत जो मुगलिया ख़ानदान की मेजॉरिटी ऑफ वुमेन दे वर इन्वॉल्व्ड इन दीज एक्टिविटीज़ और ये अपने खामदों के साथ अक्सर मैदान जंग और शिकार के लिए भी जाया करती थी। चुनाचे नूर जहां भी इसी तरह से बहुत एक्टिव रहीं। इसमें थोड़ा सा हाथ जहांगीर का भी है कि वह स्लाइटली लेथार्जिक, नॉट मच। ये जो हमें इंप्रेशन दिया जाता है कि वह शराब के नशे में धुत रहता था, ऐसा नहीं है। वो एक बड़ा इफ़ेक्टिव रूलर था, लेकिन उसको अपने लाइफ पार्टनर की सूरत में एक खातून मिली जो कि बहुत एक्टिव थी और उनकी इसी एक्टिविटी को हमारा जो माशरा है अब एक अजीबोगरीब रंग, अजीबोगरीब तासुर के साथ पेश करता है, जिसमें लगता है कि जैसे वो औरत जो है वो हर चीज़ के ऊपर काबिज थी। ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी पॉलिटिक्स में। इसी दौरान में जैसे कि पहले बात हुई थी कि 1605 में इनकी बेटी पैदा होती हैं लाडली बेगम। और लाडली बेगम जो है नूर जहां के लिए बड़ी अहम है। वो शेर अफगन की औलाद है। नूर जहां खुद मलका हिंद है और उसके बाद वो सोचती है कि मेरी बेटी को भी यही रुतबा मिले। उसकी वजह से ये जहांगीर के एक बेटे खुसरो के साथ जो है वो ताल्लुकात बनाती है और कोशिश करती है कि खुसरो जो है वो लाडली बेगम से शादी कर ले। खुसरो वो शहज़ादा है जिसने कि जहांगीर के ख़िलाफ़ बगावत की थी और जहांगीर ने उसको अंधा करवा दिया था। तो ये अंधे शहज़ादे के साथ भी बेटी की शादी करना चाहती है, लेकिन खुसरो इनकार कर देता है। उसके बाद वो जहांगीर के दूसरे बेटे खुर्रम को कहती है कि वो मेरी बेटी से शादी करे, लेकिन खुर्रम उसकी अपनी ही भांजी अर्जुमन बानो बेगम के साथ इंटरेस्टेड है। ये वो खुर्रम शाहजहां और मुमताज़ महल हैं। और फिर तीसरी अटैम्प्ट जो है ये शहरयार के साथ करती है, जो जहांगीर का
छोटा बेटा है और उसके साथ अपनी बेटी लाडली बेगम की 1620 में मंगनी होती है, 1621 में उसके साथ शादी कर दी जाती है। बड़ी धूमधाम से ये शादी होती है और उसके किस्से जो हैं वो बड़ी खूबसूरती के साथ बयान हुए हैं। और यहीं से लाडली बेगम के यहाँ एक बेटी पैदा होती है 1623 में और उसका नाम है अरजानी बेगम। ये बच्ची जो है वो लाडली बेगम की है। और फिर यही सियासतें चलती रहती हैं। 1626 में एक मौके के ऊपर जहांगीर को अगवा कर लिया गया एंड नूरजहां वाज सो ब्रेव कि वो अपने खामद को उन अगवा करने वालों के चुंगल से छुड़ा के ले आती है। लेकिन 1628 में जब जहांगीर की डेथ होती है तो इक़्तिदार की एक जंग शुरू होती है। नूरजहां अपने दामाद शहरयार का साथ देती है और ये तकरीबन अपनी वो जंग जीत चुकी होती है, लेकिन अचानक जो उसका मुखालिफ है खुर्रम, जो कि बाद में शाहजहां बनता है, उसको नूरजहां ही का भाई आसिफ जाह सपोर्ट करता है, क्योंकि आसिफ जाह की बेटी मुमताज़ महल के साथ खुर्रम शाहजहां की शादी हुई है। चुनाचे ये अपनी इक़्तिदार की जंग जो है वो हार जाती है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा दिलचस्प काम ये भी होता है, ये आज तक बहुत कम लोगों को पता होगा कि लाडली बेगम जो है वो भी मलकाए हिंदुस्तान रहीं और उसकी नवंबर 1627 से लेके और गालिबन जनवरी 1628 तक इन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर मलका के तौर पे हुकूमत की। और जो शहरयार को ताज और तख्त दिया गया वो लाहौर, ये तमाम वाक़यात पेश आए। लेकिन बदकिस्मती आखिरी जंग में नूरजहां हार जाती हैं और शाहजहां जो नया बादशाह है वो इनको लाहौर में जलावतन कर देता है। 2 लाख रुपए की इनको पेंशन दे दी जाती है। और लेकिन जो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है वो ये कि शाहजहां जब इक़्तिदार संभालता है तो उसने जहाँ पर अपने बहुत सारे कज़न्स और बहुत सारे भाइयों का कत्लेआम किया, उसी में शहरयार का भी कत्ल कर दिया जाता है। चुनाचे नूरजहां अपनी 22 साला बेवा बेटी लाडली बेगम और अपनी नवासी अरजानी बेगम के साथ आके लाहौर में रहना शुरू कर देती हैं। लाहौर में रहते हुए इन्होंने बहुत रफ़ाए अम्मा के काम किए और यहाँ पर आने के बाद वो 18 साल तक जो है वो ज़िंदा रहीं और मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में मुख्तलिफ़ आवाम के लिए वो काम करती रहीं। और ख़ुसूसन वो जो आम घरों की बच्चियों की शादियाँ होती थी उसमें वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती थी। और नूरजहां का जो इंतकाल 1645 में 68 साल की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है। और वो खातून जिसने कि हिंदुस्तान के खूबसूरत तरीन मकबरों को डिज़ाइन किया, जिसमें एतमादुद्दौला, आसिफ जाह, जहांगीर का मकबरा शामिल है, उसका अपना मकबरा जो है वो बहुत सादा था और उस मकबरे के ऊपर उनका अपना ही एक शेर लिखा हुआ है, बर मज़ारे माँ गरीबा नए चरागे नए गुले नए परे परवाना याबी नए सरायद बुलबुले। हम गरीबों के मज़ार पर ना कोई चिराग है और ना कोई फूल, ना ही तुझे किसी जले हुए परवाने के पर मिलेंगे और ना ही कोई बुलबुल गीत गाती है। यहाँ पर इनका मदफन जो है वो लाहौर ही में मौजूद है। और आप जाके अगर आप देखें तो आप जान जाएंगे कि उस खातून ने अपनी ज़िंदगी ही में अपने बारे में प्रेडिक्शन कर दी थी, क्योंकि अब वो मकबरा जिस हाल में है वो देख के बंदा सोच नहीं सकता कि यहाँ पर हिंदुस्तान की इतनी बड़ी मलका जो है वो दफन है। इनकी बेटी लाडली बेगम का इंतकाल 1677 में 1677 में एट दी एज ऑफ 72 साल की उम्र में होता है और फिर ये भी अपनी वालिदा के साथ उसी मकबरे में दफन होती हैं। ये किस्से हैं, ये कहानियाँ हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने के बहुत इम्प्रेसिव रोल प्ले किए सियासत में, कल्चर में, हेरिटेज में। हम पे लाजिम है कि हम इनको पढ़ें, जानें और उसके बाद फैसला करें कि वो कैसे लोग थे। शुक्रिया। वेलकम बैक। 15 तारीख है, दूसरा टेस्ट का पहला रोज है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम टॉस जीतकर बैटिंग का पहले फैसला कर चुकी है और इस वक्त अब्दुल्ला शफीक और उसके साथ साइम अयूब बैटिंग कर रहे हैं। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि दूसरे टेस्ट का पहला दिन प्लेइंग 11 का ऐलान किया गया, जिसमें 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स को शामिल किया गया और आमिर जमाल बतौर ऑलराउंडर 11 रुकनी टीम का हिस्सा है। और पहले मैच की बदतरीन शिकस्त के बाद कौमी टीम की 9 मुंतखब सिलेक्शन कमेटी ने टीम में अखाड़ बछाड़ करते हुए बाबर आजम, शाहीन शाह,
अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद, सरफराज अहमद को ड्रॉप किया और कौमी टीम में शामिल 6 नए खिलाड़ियों में 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं, 2 बल्लेबाज थे। पाकिस्तानी टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए टीम में 4 तब्दीलियां की हैं और बाबर आजम की जगह कामरान गुलाम को मौका दिया गया है और वो इसी पोजीशन पर बैटिंग भी करेंगे जिस पर बाबर आजम करते रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा मैच जो है वो मुल्तान में खेला जा रहा है। जिस तरह से भी आपको बताया, हैरानकुन तौर पर मैच उसी पिच पर ही खेला जा रहा है जिस पर कौमी टीम को पहले टेस्ट में इबरतनाक किस्म की शिकस्त का सामना करना पड़ा था। दूसरी जानिब कौमी टीम के असिस्टेंट हेड कोच अजहर महमूद का कहना था कि पहले टेस्ट के 5वें रोज भी बॉल स्पिन नहीं हुआ, उम्मीद है इस बार बॉल स्पिन होगा और कोशिश करेंगे कि पिच को अपने हक में इस्तेमाल करें। क्या ये टीम इंग्लैंड से अपनी पहली हार का बदला ले पाएगी? ये है सबसे बड़ा सवाल जिसका हम जवाब ढूंढ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमर नजीब सत्ती, स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार, हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। कैसे देखते हैं ये सर्जरी शुदा टीम को, ये जो नया 11 रुकनी कौमी स्क्वाड है, क्या लगता है आपको कि कुछ बेहतरी आ पाएगी? हमने कहा कैसे देखते हैं, इस फिलहाल तो तकलीफ की नजर से देख रहे हैं। बहरहाल ऐसा है कि कमबैक करवा पाएगी टीम ये सीरीज में, हमें ये टीम? बहरहाल देखिए, ये तो खुदा बेहतर जाने, लेकिन इस वक्त हालात काफी खराब हैं। वो जो अभी 3 स्पिनर वाली आपने बात की ना, तो मुझे याद पड़ता है मेरे जरा बचपन के दिन थे कि ऑस्ट्रेलिया आया था पाकिस्तान 1998 में, तो उस वक्त पाकिस्तान ने यही काम किया था। हालांकि उस वक्त हमारी काफी मजबूत टीम होती थी, तो पाकिस्तान ने जो है वो 3 स्पिनर मैदान में उतारे थे। हमें इनिंग्स की डिफीट हुई थी ऑस्ट्रेलिया से। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन लास्ट टाइम जो मुझे याद पड़ता है कि पाकिस्तान ने 3 स्पिनर मैदान में उतारे थे, तो ये काम हमारे साथ हुआ था। अजहर महमूद जो हमारे इस वक्त हेड कोच है ना, वो मुझे याद पड़ता है कि वो हमारे वो प्लेइंग 11 में एज अ फास्ट बॉलर थे। वो ऐसे होता थे, तो हम इनिंग्स डिफीट हुई थी। अजहर महमूद जो हमारे असिस्टेंट कोच हैं, तो अल्लाह खैर करे। जो आपने यूज पिच की बात की, यूज पिच इसलिए उन्होंने इस्तेमाल किया पिछले मैच वाली के इस पिच को कि यानी कि ये रफ होगा, जो पहले का इस्तेमाल वो पिच है, तो इसमें जल्दी स्पिन होने की। तो क्या ये तो नहीं सोच रहे कि ये जो पिच के क्रैक्स हैं उससे टूटे दिल जोड़ने की कोशिश करेंगे? बस देखिए, दिल तो इतने टूटे हुए हैं कि अब शायकीन क्रिकेट मायूस हो चुके हैं। इतनी वक्त से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं आई है। अब जो खदशात ये है ना कि हमारी क्रिकेट को जिस तरह से चलाया गया है, मसला ये नहीं है कि आप फास्ट पिच बना लें या स्पिन की पिच बना लें या जो भी बना लें, हमारी टीम का स्किल इतना नीचे है कि मुझे जो खदशा खा रहा है वो ये खा रहा है कि इंग्लैंड के जो बैट्समैन हमसे बेहतर स्पिन खेलते हैं। अब अलमिया में मुझे नजर आ रहा, हो सकता है ये खदशात धरे के धरे रह जाए, लेकिन जो रूट है या उनकी जो खिलाड़ी है, एक तो वो टेक्निकली ज्यादा सॉलिड है, दूसरा उनके पास शॉट्स ज्यादा स्पिन के खिलाफ, वो रिवर्स स्वीप, कन्वेंशनल स्वीप, ये सारे शॉट खेल के हमारे यहाँ प्लेयर जो है वो थोड़ा शेल में खेलते हैं। तो स्पिनर को अक्सर आपको चार्ज करके खेलना पड़ता है, जब आपको थोड़ा सपोर्ट हो तो उनको डोमिनेट करना पड़ता है। तो अब देखते हैं कि ये कहाँ कैसे मामला बनेगा। अगर पाकिस्तान पहली इनिंग्स में थोड़ा फायदा उठा ले और कोई डोमिनेट करे तो अलग बात है, लेकिन मुझे थोड़ा डर ये है कि इंग्लैंड का जो प्लेइंग 11 है वो ज्यादा बैलेंस्ड है पाकिस्तान के मुकाबले। अच्छा अहमद, आपने अभी जिक्र किया अजहर महमूद साहब का भी, इस वक्त अगर वो ये कहते हैं कि स्पिन नहीं गेम, तो 3 स्पिनर्स को शामिल करना आपको कितना मुनासिब लगता है? अगर बॉल आज भी स्पिन ना हुआ या इस पूरे टेस्ट में स्पिन ना हुआ तो क्या सूरत हाल बनेगी? देखिए, ये तो एक नॉर्म बन चुका है कि हमारे यहाँ को पिच रीड नहीं करनी आती। देखिए कैसे रीड होगी। अजहर महमूद जो है वो इंग्लैंड में रहते हैं, तो वो पाकिस्तान जब कोई ड्यूटी बनती है तो पाकिस्तान में आते हैं, वो डोमेस्टिक से डिस्कनेक्ट है। ये रोज की ड्यूटी, ऐसा नहीं होता कि आपको बीच में नौकरी मिल गई, अब आप आ गए और आपने काम शुरू कर दिया। इट्स एवरीडे जॉब। तो आप करते क्या है कि हमारा मसला ये कि हम बड़े नामों की तरफ जाते हैं कि वकार यूनुस आ जाएंगे कुछ कर देंगे, वसीम अकरम कुछ आ जाएंगे कर देंगे, इंजमामुल हक। ऐसा नहीं होता। दुनिया में होता है कि काबिल लोग चाहिए होते हैं, वो काबिल लोग बड़े क्रिकेटर नहीं होते, जरूरी नहीं है ना। तो इसलिए आप देखें कि बांग्लादेश के खिलाफ पिच रीडिंग का मसला कि जी मौसम समझ नहीं लगी आपको कि मौसम क्या है, मतलब ऐसे मजाका खेज हमसे गलतियां होती हैं क्योंकि हम कनेक्टेड अपनी क्रिकेट के साथ नहीं है। तो अगर स्पिन नहीं होता पिच का, अगर पिच रीडिंग ठीक नहीं होती तो मुझे कोई इसमें हैरानगी नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ ये बाकी गोरे कोच है वो बाहर से हैं, उनका कसूर नहीं है। जो आपने लोकल कोच रखे वो भी आपकी क्रिकेट में रेगुलरली कनेक्टेड नहीं है। सो देयर इज अ बिग गैप। उनके पास लोकल वो चीजें कनेक्टेड सिस्टम से नहीं है। इन्हीं पॉइंट्स पर ही बात करें, कोई स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर हमने देखा कि नहीं शामिल किया गया। अब यही जो पिच है इस पर ऑलराउंडर आमिर जमाल जो है पेस अटैक करेंगे, क्या ये अकेले फास्ट बॉलर्स की कमी को पूरा कर पाएंगे आपके ख्याल में? आपको नहीं लगता कि उनके साथ एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर को भी होना चाहिए था?
जी बिल्कुल होना चाहिए था। ये पाकिस्तान में कोई भारत की तरह के रैंक टर्नर नहीं बनते कि पहले दिन से गस गस पिन हो रहा होगा। फिर मुझे बताइए, अगर उनको कोई तकलीफ हो जाती है, मिसाल वो इंजर्ड हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, ये पॉसिबिलिटी होती है क्रिकेट में, क्या करेंगे फिर आप? बिल्कुल। तो ऐसे भी अहमद महसूस होता है कि जैसे आमिर जमाल को सजा दी गई है, अकेले हैं और वो शायद दोनों तरफ से उन्हीं से पेस अटैक करवाया जाएगा, लेकिन आपको इसकी कमी तो महसूस होगी पूरे टेस्ट में क्योंकि हमारे पास पेस अटैक नहीं। लेकिन क्या ये जो सिलेक्शन है इसको देखते हुए ये लगता है कि नए खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो आए, अपना लोहा मनवाएं, उनकी मोराल की सूरत हाल क्या होगी? लेकिन उसके साथ दूसरी जानिब ये भी हो सकता है कि हाथ खड़े कर दिए गए हैं पहली शिकस्त के बाद और सोचा गया है कि बस नए खिलाड़ियों से ही खिलवा लें, ये मैच तो हम जीतने वाले नहीं। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो एक खास लाइन ऐड कराई गई है कि जो आपके हेड कोच जेसन गिलेस्पी है रेड बॉल में, आपके कप्तान शान मसूद है, उन्होंने ये कैटेगोरिकली कहा है कि ये जो तब्दीलियां हुई है ना, ये उनके कहने पे नहीं, यानी उनका इसमें डिसीजन नहीं था, ये टोटली पे जो नए लोग आए हैं। और मजे की बात ये कि सिलेक्शन कमेटी में एक बंदा 2 दिन पहले आ रहा है, वो डिसीजन ले रहा है कि आपका प्लेयर बाहर होगा। कभी ऐसा, मतलब अफरा तफरी है ना। अगर आपने प्लेयर ड्रॉप करने हैं या चेंजेस करनी है, इसका एक तरीका होता है दुनिया में। आप सीरीज से पहले डिसाइड करते हैं कि भाई ये लोग ढक रहे हैं, ये लोग निकालने। ये जो होता है ना कि नी जर्क रिएक्शन, कि आप जब हार गए और अवामी रिएक्शन आ गया, अब हम चेंज करेंगे, इट मींस कि यू आर इनकॉम्पिटेंट। आप अवाम के रिएक्शन करते हो कि मीडिया का रिएक्शन आएगा, अवाम का आएगा, फिर हम उसके डर खौफ कुछ तब्दीलियां करेंगे। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इनकॉम्पिटेंसी आपको हर मामले में नजर आती है। यही वजह हमारी स्ट्रगल कर रही है। तो अहमद, ये जो कुछ तब्दीलियां हुई हैं सिलेक्शन कमेटी में और उसमें फिर एक चेंज बड़ा ये आया है कि अलीम डार साहब को ऐड किया गया है, इस तब्दीली पे आप क्या कहेंगे? ये कैसा तजुर्बा होगा उनका एडिशन सिलेक्शन कमेटी में? अच्छा, ये पाकिस्तान की क्रिकेट एक ऐसी तजुर्बा का है जिसमें हमेशा गलत तजुर्बे किए जाते हैं। आप मुझे बताइए, दुनिया में कहीं मुझे बता दें कि कहीं वो अंपायर को वो सिलेक्शन में रखते हो? दुनिया का लॉजिक जरा हमें आप समझाएं, इसीलिए आपसे पूछा मैंने। देखिए, पाकिस्तान जो चीज इलॉजिकल होती है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है, लॉजिक तो होती नहीं है। हमारे जो जितने बड़े नाम है, माफ कीजिएगा, इनका मसला ये है कि इनको जब कोई लालच मिलती है ये पीछे नहीं हटते। चाहे आपको बड़े क्रिकेटर्स हो, अलीम डार ने भी वही काम किया, इनको ऑफर है, समझदार होते रिजेक्ट कर देते कि मेरा काम नहीं है, मैं क्यों आऊं, क्योंकि जग असाई हो, क्योंकि आपका काम नहीं है ना, आप तो अंपायर, आपकी रिस्पेक्ट है, आप बड़ा नाम है। तो ये आगे वही कहते हैं कि अभी जो कल अगर आप देखें इंग्लैंड के माइकल थर्टन और नासिर हुसैन ने पाकिस्तान क्रिकेट का जो नक्शा खींचा है, मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब जो है वो एक बार देख लें तो वो आज ही रिजाइन कर देते कि जो पाकिस्तान क्रिकेट को दुनिया जिस तरह से अच्छा, तो फिर आप क्या सोचते हैं अमर कि क्या कमी है इस वक्त सिलेक्शन कमेटी में? कमी है जी, ये ना कैल्शियम है ना आयोडीन है, कुछ भी नहीं है। कौन से आप कहते हैं ये नाम जो थे वो शामिल हो जाते तो फिर कोई कमी ना रहती? देखिए, सिलेक्शन एक प्रोसेस है। हाँ। होता क्या है कि आप देखिए कोई काम करने से आता है, कभी ऐसा होता है कि आपने जिंदगी में एक काम ना किया, आपको डायरेक्ट सिलेक्टर लगा लिया जाए। राइट मैन फॉर द राइट जॉब की बात करेंगे फिर आप? जी बिल्कुल। देखिए, आपने जितने सिलेक्टर लगाए हैं, उन्होंने जिंदगी में कभी एज अ सिलेक्टर काम नहीं किया, तो मुझे बताइए वो कैसे ठीक करेंगे? आप आकिब जावेद साहब की बात करते हैं, उन्होंने कब ऐसा सिलेक्टर काम किया है? तो वो कैसे सिलेक्शन करेंगे? मतलब आपने वहाब रियाज को लगाया, उन्होंने जिंदगी में कभी काम नहीं किया था। उससे पहले नजम सेठी साहब ने शाहिद अफरीदी को लगाया, उन्होंने कभी जिंदगी में काम नहीं किया था। तो सिलेक्शन कैसे होती है? देखिए, सिलेक्टर आप ऐसे बनते हैं कि आप पहले कोई जूनियर टीम की सिलेक्शन करते हैं, अंडर 19, अंडर 16, आप उसका तजुर्बा लेते हैं, सब चीजें परख कर, फिर आप जो है वो रीजनल लेवल पे सिलेक्टर लगते हैं, फिर उसके बाद आप कौमी टीम के सिलेक्टर लगते हैं और उसके बाद आप चीफ सिलेक्टर लगते हैं। एक प्रोसेस होता है, कई सालों का तजुर्बा, फिर आपको हर चीज का पता होता है। जैसे अंपायरिंग का प्रोसेस है, बिल्कुल आप अंपायर बनते हैं, आपको कोर्सेज करने पड़ते हैं, आपको टेस्ट देने पड़ते हैं, उनको आप जब तक अबूर नहीं करते आप अंपायर इंटरनेशनल नेशनल जो मैचेस होते हैं उसमें नहीं आ सकते। ऐसा ही प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर जिस तरीके से हमारे सिलेक्टर्स लगाए जा रहे हैं, कोई भी अपने सर पर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होगा। इस जब भी बात होती है इसने कहा उसने कहा, ये चलना शुरू हो जाता है। इस वक्त बताएं, टीम में आपको कारकर्दगी करता हुआ कौन दिखाई दे रहा है इस वक्त जो प्लेइंग 11 में? अच्छा, एक सिलेक्टर वाली बात करके फिर आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, अब दुनिया में ये ऐसा नहीं होता है कि सिलेक्टर्स होते हैं और एक चीफ सिलेक्टर होता है कि वो बाकी सबकी राय सुनता है और फाइनल डिसीजन अपना देता है।
इत्तेफाक एक और मुज़ाहिका खेज बात कुछ अर्सा पहले उन्होंने की थी कि कोई सिलेक्टर चीफ सिलेक्टर ही नहीं है, सब सिलेक्टर हैं, यानी वोटिंग देंगे। वोटिंग पे पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप वोटिंग कर रहे हो और कोई चीफ सिलेक्टर कोई सरबराह नहीं है। एक तो फाइनल कॉल लेता है ना जी, तो जिम्मेदारी किस पे डालेंगे। और जो दूसरा आपने की कौन दे रहा है, तो देखिए सबसे अच्छा जो आपका बैट्समैन अभी रिसेंटली सारे टेस्ट मैचेस में सलमान अली आ गया, सबको एविडेंट है कि उसने नीचे के नंबरों पे भी खेलना मुश्किल होता है, टेल एंडर के साथ उसने बड़ी दलेरी से बैटिंग की है, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है। तो स्टैंड आउट प्लेयर तो आपकी टीम में अगर कोई है इस वक्त तो नजर आ रहा है सलमान अली। आप अच्छा अहमर, वैसे आज किंग बाबर आजम का बर्थडे भी है, लेकिन वो खेलते हुए हमें नहीं दिखाई दे रहे। ये एक तो इस तब्दीली पे भी जरा कमेंट करें, और दूसरा ये कि माइकल वॉन कह रहे हैं कि इस डिसीजन को वो अहम काना फैसला करार देते हैं और उन्होंने इससे बुरी पाकिस्तानी टीम जो है वो कभी नहीं देखी। तो क्या कमेंट करेंगे ये जो नाम सीनियर्स की जगह पे जूनियर्स को खिलाया जा रहा है इस तब्दीली पे? देखिए माइकल वॉन का एक अपना पर्सपेक्टिव है एज एन आउटसाइडर ना, वो क्योंकि उनको वो पेन नहीं है जो कि वो पाकिस्तानी जो टीम के अंदर रहते हुए मीडिया फैंस या क्रिकेटर्स को। एक तो सालगिरह मुबारक हो बाबर आजम को, बहुत हमारी तरफ से भी बहुत अच्छे बैट्समैन है, बेहतरीन बैट्समैन है, बुरी फॉर्म में कोई बात नहीं है। देखिए ड्रॉप दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर में ड्रॉप हुए हैं, इट्स नॉट अ, ये कोई बेइज्जती नहीं है, ये कोई शर्मिंदगी नहीं है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है, दुनिया में होते रहते हैं। मसला ड्रॉप होना नहीं है, मसला ये है कि बाबर को चाहिए टेक इट एज अ चैलेंज, अपनी फिटनेस को बेहतर करें, आगे फर्स्ट क्लास सीजन आ रहा है उसमें पूरी मेहनत के साथ जाके रन्स करें और फिर ऐसे वापस आए और सबको अपने रन से जवाब दें। ये होता है राइट काइंड ऑफ चैलेंज, उसको टेक इट एज अ चैलेंज। तो अगर बाबर की बात ही हो रही है तो ये भी बता दें, पर्सपेक्टिव की बात की, बाबर की बात की, तो एक पर्सपेक्टिव जाहिर करने पर वो जद में आ गए हैं। फ़खर ज़मान की अगर बात करें तो अब जो उनके मुतालिक जो महकमाना कार्रवाई हो रही है, आप देख रहे हैं कि ऐसे उनको बयान देना चाहिए या उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए? अच्छा, इसका एक पर्सपेक्टिव है, फखर ने ऐसा क्यों किया है ना, मैं वो थोड़ा पर्सपेक्टिव आपके सामने रखना चाहूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक ब्यूरोक्रेसी है जिसमें ये आपके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट और ऐसे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट पोस्टों में क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें क्या होता है कि पीसीबी के चेयरमैन, सिलेक्टर, कोच, कप्तान ये आते जाते रहते हैं, ये पीसीबी के अंदर रहते हैं। अच्छा। ये पॉलिटिक्स करते हैं, इनकॉम्पिटेंट है, वो ही कहते हो कि सब आते जाते हैं, इन पे कोई हाथ ही नहीं डालता, कोई भी हाथ नहीं डालता। तो फखर जमान ने कहा कि अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी, उसने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा कि मैं 30 घंटे की फ्लाइट लेकर गया, वेस्ट इंडीज पहुंचा, आपने मुझे 6 महीने पहले एनओसी दिया था, तो आपने अचानक से कह दिया कि जी आप वापस आ जाएं। तो अगर मेरा एनओसी कैंसिल करना है, वो 6 महीने पहले का दिया हुआ, तो आप मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं 30 घंटे की फ्लाइट आप लेके जाओ। मैच की छोटी सी अपडेट कर लें शामिल अहमर, अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए हैं जी। ओपनिंग जोड़ी हमारी की थी, अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब दोनों खेल रहे थे और 15 रन्स पे हमारा एक प्लेयर जी पवेलियन वापस चला गया। अब्दुल्ला शफीक जो है वो निकल चुके हैं। अहमर, इन दी एंड में चाहूंगी जरा आज के दिन के इख्तिताम तक आप क्या देख रहे हैं, क्या खेल किस जगह पर होगा, उस पर कमेंट कर दें। जी बिल्कुल, एक तो ये कि फखर जमान ने कश्तियां जला दी हैं और उसने कहा कि मैं खुल के खेलूंगा पीसीबी के खिलाफ, और बिल्कुल सांस ले रहे हैं, वो लोगों को बेनकाब कर रहे हैं। दूसरा कि आज के खेल के इख्तिताम तक क्या होगा क्या नहीं होगा, पिच का बिहेव देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल आइडली अगर पाकिस्तान कोई आज के दिन 300 तक ले जाए मामले को, 300 साढ़े 300 कोई 4-5 विकेटों के नुकसान पे, तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा डे कंसिडर हो सकता है। अच्छा, तो ये बताएं, अब्दुल्ला शफीक स्पिनर के हाथों जो है वो आउट हुए, तो आप देख रहे हैं कि स्पिनर्स आज कारकर्दगी दिखाते हुए आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि बॉल स्पिन होता हुआ भी दिखाई दिया है। जी बिल्कुल, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि वो दूसरा इस्तेमाल शुदा पिच इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको ड्राई रखा गया है, और यही तभी स्पिनर खेले कि ये स्पिनर को हेल्प कर सकता है। तो महसूस ऐसा ही होता है कि इस जो पिच में स्पिनर का रोल भी होगा। मैं एक और आपको बात बता दूं, स्पिनर के साथ फास्ट बॉलर का रोल भी होगा, क्योंकि जब क्रैक खोलते हैं तो फास्ट बॉलर का बॉल कभी नीचे रहता है, कभी ऊपर रहता है, कभी क्रैक पड़ के सीम हो जाता है। तो ये जो इंग्लैंड के पास चूंकि फास्ट बॉलर्स भी हैं, स्पिनर भी हैं, तो उनका अटैक ज्यादा बैलेंस ये है कि वो ज्यादा बेहतर तैयारी के साथ मैदान में। बिल्कुल अहमर, हमने स्पिनर्स को लेकर मैदान में हम उतरे हैं और हमने सोचा था कि हम बल्लेबाजों को, इंग्लैंड के बल्लेबाजों को घुमाएंगे, लेकिन इस वक्त दिखाई ये दे रहा है कि हमारे अपने बल्लेबाज घूम गए हैं इंग्लैंड के स्पिनर्स को। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए अच्छा दिन गुजरेगा और ये टेस्ट पाकिस्तान के नाम रहेगा, तभी एक मुकाबला जानदार होगा। इसी पर हम लेंगे ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक।
तो जनाब, पावर लिफ्टिंग में पाकिस्तान नया चैंपियन बन गया, ये तो हम आपको 2 दिन से बता ही रहे थे। आज हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे अपने चैंपियन से। पाकिस्तान के नूह दस्तगीर बट ने जनाब जनूबी अफ्रीका में होने वाली कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अपनी शानदार कारकर्दगी को जारी रखते हुए क्लासिक के बाद इक्विप्ड क्लास में भी चैंपियन होने का एजाज हासिल कर लिया है। नूह बट की शानदार कारकर्दगी का आगाज स्कॉट के मुकाबले से हुआ, जहां उन्होंने 340 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया, और उसके बाद फिर बेंच प्रेस में उन्होंने 210 किलोग्राम वजन उठाया और एक तलाई तमगा जीता। डेड लिफ्ट की बात करें तो उसमें उन्होंने 300 किलोग्राम वजन उठाकर एक और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। मजमूई तौर पर नूह बट ने 850 किलोग्राम वजन उठाकर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप का इक्विप्ड टाइटल अपने नाम कर लिया। और इससे कबल नूह बट ने क्लासिक क्लास में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वेट लिफ्टिंग फेडरेशन से इख्तलाफात भी थे नूह दस्तगीर का, वो भी रास्ता ना रोक सके और उन्होंने वेट लिफ्टिंग से पावर लिफ्टिंग के खेल में स्विच किया है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कामयाबी वो समेट रहे हैं। नूह दस्तगीर बट 11 साल की उम्र से वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं और अब तक पाकिस्तान के लिए मुतादिद मेडल्स भी जीत चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नूह, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। कैसे हैं आप? नहीं, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने हमारा नाम तो रोशन किया ही है बल्कि अपना लोहा भी मनवाया है। बहुत सी फेडरेशंस जो आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी अब शायद वो आपकी तरफ देख रही होंगी। इस प्रोसेस से गुजरते हुए आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और फिर जब हमने देखा कि आपने कामयाबी समेटी तो आपको कैसा फील हो रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ वो काम है। मेरा पावर लिफ्टिंग में ये डेब्यू है, क्योंकि मैंने पावर लिफ्टिंग इससे पहले नेशनल लेवल पे मैं खेलता रहा हूँ, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये मेरा पहला इवेंट था कॉमनवेल्थ। और हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि जो इंसान वेट लिफ्टिंग में भी कॉमनवेल्थ गेम्स का चैंपियन हुआ वो उसने पावर लिफ्टिंग में कॉमनवेल्थ का जो है टाइटल लिया है। तो ये भी एक बड़ी एक मुनफरद बात है। और दूसरा ये कि फेडरेशन ने बिल्कुल मेरे रास्ते रोके हुए हैं, अभी भी रोके हुए हैं स्टिल, लेकिन अल्लाह ताला, इंसान शायद ये भूल जाता है कि अल्लाह ताला जो है वो रास्ते निकाले और अल्लाह ताला ने मुझे रास्ता दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस रास्ते पे ही जो हमारा ख्वाब है वो यही है कि हम पाकिस्तान को जो है वर्ल्ड और ओलंपिक में मेडल दिलाएं। और इंशाल्लाह ताला दिसंबर में मेरी पावर लिफ्टिंग की जो है एशियन चैंपियनशिप भी है और दिसंबर नेक्स्ट जून में 2025 में जर्मनी में वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मैं वहाँ पे जो है पाकिस्तान के लिए जो है पावर लिफ्टिंग में गोल्ड लूंगा। हमें पूरी उम्मीद है। अच्छा बताएं नूह, पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में असल फर्क क्या है और दोनों की टेक्निक्स क्या डिफरेंट हैं, या कोई स्पेसिफिक टेक्निक है जो यूज जाती है दोनों में? बेसिकली वेट लिफ्टिंग जो है वो एक टोटली डिफरेंट ट्रेनिंग है और टेक्निकल जो है वो गेम है, जो कि पावर लिफ्टिंग जो है वो एक टोटली स्ट्रेंथ जो है वो ट्रेनिंग है। और स्ट्रेंथ मतलब उसमें इवेंट बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे वेट लिफ्टिंग में स्नैच, क्लीन वगैरह 2 इवेंट होते हैं और पावर लिफ्टिंग में जो है वो 3 इवेंट होते हैं, स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट। तो ये दोनों सिमिलर सिर्फ एक लिहाज से वो ये है कि दोनों स्ट्रेंथ वाली ट्रेनिंग है, लेकिन ज्यादा जो स्ट्रेंथ वाली ट्रेनिंग है वो पावर लिफ्टिंग है, क्योंकि आपको 400-500 केजी तक जो है आपको अपनी बॉडी पे जो है ये वेट लिफ्ट करना उठाना पड़ता है। बिल्कुल। तो नूह ये भी बताइएगा किसने ये तजवीज़ दी थी कि आपको पावर लिफ्टिंग की जानिब जाना चाहिए, क्योंकि आपकी कारकर्दगी में एक मैसिव तब्दीली देखने में आई है और जितने गोल्ड मेडल्स आपने जीते हैं कमाल है, ऐसा तो पहले देखने में नहीं आया। मैं ऑलरेडी पावर लिफ्टिंग खेलता हूँ, क्योंकि वापडा को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नेशनल लेवल पे भी पावर लिफ्टिंग में। तो लेकिन जो पावर लिफ्टिंग की फेडरेशन है उन्होंने कहा कि मतलब क्योंकि वेट लिफ्टिंग तो अभी फेडरेशन जो है वो सस्पेंड है, तो इंटरनेशनल लेवल पे वो प्लेयर नहीं भेज सकते। तो मेरा जो है वो बहुत कीमती टाइम जो है मेरी लाइफ का जिसमें मैं पीक पे हूँ वो वेस्ट हो रहा था। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा जो ये टाइम है, जो ये गोल्डन टाइम मेरा वेस्ट हो, जिसमें मैं पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने स्विच पावर लिफ्टिंग में इसलिए किया। और पावर लिफ्टिंग में जो मैंने देखा है कि अगर कॉमनवेल्थ का हमने फर्स्ट टाइम में टाइटल विन कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे जो एशियन लेवल अगर हम एशिया में मेडल ले लेते हैं तो 100% हम जो है वर्ल्ड में भी मेडल ले सकते हैं इंशाल्लाह, और आप जरूर लेकर आएंगे, ये हमें पता है। अच्छा नूह बताएं कि क्लासिक के बाद इक्विप्ड क्लास, तो फिर ये क्लासिक और इक्विप्ड क्लास दोनों में वेट एक ही जैसा था, मतलब दोनों में 120 kg वजन ही था?
बेसिकली क्लासिक में होता है कि आपको कोई भी चीज वेयर करके वेट लिफ्ट नहीं करना, और क्विक में ये होता है कि आपको काफी चीजें वेयरिंग करके, उनके वो सूट्स होते हैं और आपको नी स्लीव्स होते हैं, नी की पट्टियां वगैरह होती हैं जो कि आपको लपेट के फिर आपको जो है लिफ्ट करना होता है। तो ज्यादातर लोग जो है क्लासिक खेलते हैं क्योंकि क्लासिक का टाइटल जो है वो ज्यादा बड़ा है। तो क्विक के अंदर आप डिफरेंट चीजों की सपोर्ट लेके आप फिर वेट को जो है लिफ्ट करते हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोनों में जो है वो मेडल ले लिया। माशाल्लाह। अच्छा, तो ये नू बताएं कि स्पॉन्सर्स में क्या आपको दुश्वारी पेश आती रही है? आप पहले भी फेडरेशन की हिमायत का शिकवा करते रहे हैं, अब हम देखते हैं कि क्या किसी हुकूमती शख्सियत ने आपसे रब्ता किया है इस विन के बाद? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई अभी तक ना अनाउंसमेंट हुई है, ना ही किसी ने मुबारकबाद दी है। और हाँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुबारकबाद दी है, उनका शुक्रगुजार हूँ। और मुझे फिलहाल जो है जो टीम एक्टिवेट है, जो कि नेशनल हॉस्पिटल की विटामिन जिन्होंने बनाया, हमारे डायरेक्टर है नेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर रिजवान आफ्ताब, उन्होंने फुली स्पॉन्सर्ड मुझे किया है यहाँ पे आने के लिए। और उन्हीं की वजह से जो है ना मैं इस इवेंट पे जो है पार्टिसिपेट कर सका हूँ। और नेशनल हॉस्पिटल तमाम जितने भी पाकिस्तान के लीड एथलीट हैं, जिनमें शोएब अख्तर भी हैं, अरशद नदीम भी है, मैं भी हूँ, और दी बोर्ड उन्होंने हमें रखा हुआ है और हमें जो है वो स्पॉन्सर भी कर रहे हैं। नेशनल हॉस्पिटल में लाइफ टाइम के लिए मुझे, मेरी फैमिली को, हम सब के लिए फ्री इलाज भी उन्होंने जो है रखा है। तो ये उनका बड़ा शुक्रगुजार है कि उन्होंने जो है इस तरह का एक कदम स्टेप लिया है कि जो एथलीट हैं वो एटलीस्ट फंडिंग की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे वो पार्टिसिपेशन, और ये बड़ा जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात आप नो कर रहे हैं कि एटलीस्ट फंडिंग की वजह से तो वो ऐसा ना हो कि वो इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट ना कर सके। जिस हद तक वो खुद कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और ये जो स्पॉन्सर्स के मसाइल हैं और हुकूमती सरपरस्ती ना होने के मसाइल हैं, ये तो तकरीबन हर एथलीट को ही फेस करना पड़ते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग के हवाले से ज़रा बताएं, आपने खुसूसी तौर पर कोयटा जाकर ट्रेनिंग की, इसकी क्या स्टोरी है? जैसे कोयटा जाके मैंने ट्रेनिंग नहीं की, कोयटा ने मुझे बलूचिस्तान में बुलाया था वेटलिफ्टिंग कंपटीशन के लिए कि मैं वहाँ पे आऊँ और एक शो लिफ्टिंग जो है बलूचिस्तान के लोगों के लिए वो करूँ। तो वहाँ पे मैं लिफ्टिंग करने के लिए गया था कि मैं वहाँ पे एटलीस्ट वहाँ पे जो प्लेयर्स हैं वो मुझे देख सकें और वो इंस्पायर हो और वो आगे आए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो मैं जिस टाइम पे मैं यहाँ पे मौजूद था तो पाकिस्तान में नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रही थी, जिसमें मुझे पार्टिसिपेट भी जो है नहीं करने दिया गया। और उसमें जो है वो हमारे बलूचिस्तान के जो लड़के हैं उन्होंने माशाल्लाह मेडल लिए हैं, उनको भी जो है बहुत बहुत मुबारकबाद। बिल्कुल सही है। तो अच्छा, आपके फादर ने हमेशा आपकी मदद की है, आपको सपोर्ट किया है, बल्कि आपकी ट्रेनिंग में भी वो काफ़ी काबिल कदर उनकी जो है ना सपोर्ट आपको रही है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस मुतालिक कि आपको कौन दीगर शख्सियात सपोर्ट करती रही हैं, आपके फादर किस तरह से आपको सपोर्ट करते रहे हैं? बिफोर कॉमनवेल्थ गेम जब मैंने विन की थी तो उससे पहले तो कोई सपोर्ट नहीं थी, सिर्फ जो अगर सपोर्ट थी तो मेरे फादर की थी। तो उसके बाद डिफरेंट कंपनीज जो है उन्होंने मेरे साथ जो है स्पॉन्सरशिप मेरे साथ की है, जिसमें एक्टिवेट आ गया, आयरन गियर आ गया और क्या कहते हैं सर्विस टायर आ गए और कस्टम पाकिस्तान कस्टम्स हैं वो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो डिफरेंट लोगों ने उसके बाद जो है काफी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। पहले सपोर्ट नहीं थी तो इंटरनेशनल कंपटीशन मिल रहे थे, अब अगर सपोर्ट है तो इंटरनेशनल कंपटीशन जो है मुहैया नहीं किए जा रहे। तो लेकिन इंशाल्लाह ताला पावर लिफ्टिंग में जो डेब्यू किया है वो इसीलिए किया कि टाइम वेस्ट ना हो और पाकिस्तान के लिए हम जो है मेडल लेकर आ पाए। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा आपने टाइमली डिसीजन लिया। अच्छा नो, आपके बहुत सारे फैंस हैं, वो उसी दिन से जिस दिन से ये आपने इतने सारे मेडल्स जीतने शुरू किए हैं वो बता दें कि आपसे कुछ सुने, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में जब मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लिया वेटलिफ्टिंग में तो पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा जो है प्यार दिया। मैं इवन के मैं जो पाकिस्तान की आवाम है, पाकिस्तान का जो प्यार है, जो सपोर्ट है, शायद वो उसी की वजह से जो है मैं भी वाले तो बहुत ही मोहब्बत करते हैं आपके साथ। गुजरांवाला से तो पाकिस्तान मोहब्बत करता है जी। नाता है आपके साथ। आई थिंक पूरा पाकिस्तान करता है। इवन कि मैं किसी भी सिटी जाता हूँ तो एवरीवन नोज मी। तो मैं पाकिस्तान का जो है बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये उन्हीं का प्यार है जिसकी वजह से जो है मैं। अच्छा ये बताएं, ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए कितने बेताब है आप? देखें, वो तो एक ड्रीम है और मैं हाल सिर्फ नुमाइंदगी नहीं करना चाहता, मैं वहाँ पे मेडल लेना चाहता हूँ। और पहले दिन से जब से वेटलिफ्टिंग स्टार्ट की यही एम था कि पाकिस्तान को जो है ओलंपिक में मेडल दिलाना है।
और इंशाल्लाह ताला 2028 की जो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स है, इंशाल्लाह ताला मेरा एम जो है वो है, और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा अल्लाह जो है वो मेरा रास्ता निकालेगा इंशाल्लाह। और हमें भी पूरी उम्मीद है नू बट हमारे साथ मौजूद थे गुजरांवाला, पाकिस्तान की पहचान नू बट, जिन्होंने पाकिस्तान का परचम हर जगह बुलंद किया और माशाल्लाह से इतने झंडे गाड़े हैं कि बस अब मेडल्स जो है ना उनकी तो लाइन लग गई है, जितने गोल्ड मेडल्स पाकिस्तान के लिए लेकर आए। बहुत शुक्रिया नू दस्तगीर बट, आपने हमें वक्त ब्यूटिफुली आप हमें ज्वाइन करके हमसे बात कर रहे थे। जो मसाइल फेडरेशन की तरफ से आए उनको भी आपने खातिर में नहीं लाए और आपने जाके पार्टिसिपेट किया और तमगे जो है अपना नाम कर लिए हैं। जनाब, इसी तरह से हमारे हीरोज़ हैं, इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए फेडरेशन को भी और गवर्नमेंट को भी। इसी नोट पर हम छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी वही हुआ जिसका डर था और पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। परेशान ना हो, विमेंस टीम की बात कर रही हूँ। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के 110 रन के जवाब में कौमी टीम 56 रन पर ढेर हो गई। और दुबई में खेले गए ग्रुप ए के आखिरी मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी बॉलर्स ने तो अच्छी बॉलिंग की, लेकिन फील्डर्स ने कुछ ज़्यादा साथ नहीं दिया। 1, 2 नहीं 7 कैचेस गिराए। और कीवी ओपनर्स की बात करें तो सूजी बेट्स ने 28 रन बनाए, मिडिल में ब्रोक हेलिडे ने 22 और सोफी डिवाइन ने 19 रन स्कोर किए। खैर, न्यूजीलैंड ने 6 विकेटों पर 110 रन बनाए और पाकिस्तान की जानिब से जो हमारी परफॉर्मेंस थी वो मैंने आपको बता दी है कि 56 रन पर हमारी पूरी टीम जो है वो ढेर हो गई। विमेंस टीम के बाद अब मेंस टीम की भी बात कर लेते हैं। वहां बिल्कुल खदशा नहीं था जो कुछ हो रहा है। आज पहला दिन है और पहले दिन तक अब तक मैंने 2 आपको विकेटें कहा गिर था। चुकी हैं। वाह, मैं उम्मीद ही कर सकता हूं कि यार हम अच्छा खेलें, क्योंकि हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। खेल हार जीत का एक मलगूबा होता है, हारना नहीं है, जीतना भी है। की है कोशिश, Please जरा बताएं ना अभी तक क्या हुआ है। हाँ, जरा स्टैट्स तो बताएं आप। 2 विकेटें गिर चुकी हैं। अब्दुल्ला शफीक ने 7 बनाए और शान मुझे 3 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया है। अब इंग्लैंड टीम पता नहीं कैसे उस पहाड़ से गिर गए वो। फिर इस वक्त जो है साइम और कामरान खेल रहे हैं। साइम कामरान, आपने बिल्कुल भी दिल बर्दाश्ता नहीं होना। कप्तान चले गए पवेलियन को, लौट गए, लेकिन आप मौजूद हैं क्रीज पे। प्लीज अच्छा खेलिए, हमें जीतना भी है, हार जीत में जीत भी शामिल है। प्लीज जीतिए और अच्छा परफॉर्म करें। पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ हम हैं, हमारी सपोर्ट उनके साथ है और हम उम्मीद करते हैं कि ये दूसरा टेस्ट हमारा रहेगा इंशाल्लाह। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।